आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल प्रोग्राम के बारे में। हमने हाल ही में इसको लेकर चर्चा भी करी थी और हमने आपसे कहा था कि भारतीय थल सेना इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अब इस मामले में जो फर्दर रिपोर्ट्स है वो सामने आ गई है, जहाँ पर भविष्य में ये अनुमान लगाया गया है कि भारतीय थल सेना पहली सेना बन जाएगी दुनिया की जो कि रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल को सर्विस में इंडक्ट करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इन सेल्स ने ऑलरेडी अपने जो डेवलपमेंटल फायरिंग ट्रायल्स है पोकर एंड फील्ड फायरिंग रेंज में उसको सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। लेकिन अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो अपने सक्सेसफुल फायरिंग टेस्ट के बाद भी अभी ये जो है ये सिस्टम बेसिकली डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन फेज में ही है। अभी इसमें कुछ फर्दर रिफाइनमेंट है जो कि इसके कंबशन स्टेबिलिटी, एयर इनटेक एफिशिएंसी और सस्टेन थ्रस्ट जो कि एक्सट्रीम गन लॉन्च स्पिन और एक्सेलरेशन के दौरान चाहिए होता है, इसको रिफाइन किया जाएगा और उसके बाद इसे यूज़र ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। और फिर अगर वहां पर यूज़र ट्रायल में सब कुछ सफल रहता है तो फिर इसे भारतीय थल सेना की सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक बार जब ये टेक्नोलॉजी फुली डेवलप हो जाएगी तो फिर इसे किसी भी गन सिस्टम में यूज़ किया जा सकता है जो कि भारतीय थल सेना ऑपरेट करती है, या भारतीय थल सेना की आर्मरी में जो भी गन्स हैं उनमें इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। फिर इसमें अमेरिकन M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर भी शामिल है और बड़ी कैलिबर की जो गन्स हैं ये भी शामिल हैं। रेंज को लेकर के अभी कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जो इनिशियल ऑपरेशनल वेरिएंट होंगे उनमें 60 से 80 किलोमीटर तक की रेंज हमें देखने को मिलेगी, लेकिन फ्यूचर वेरिएंट में 100+ किलोमीटर की रेंज ये जो स्पेशल सेल्स हैं ये ऑफर करने वाली है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो भारतीय थल सेना अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को निसंदेह बढ़ाने पर काम कर रही है और इस प्रकार की जो एडवांस आर्टिलरी सेल है ये इसमें भारतीय थल सेना की काफी मदद भी करने वाली है। हमारी अगली अपडेट और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के। जो चीज हमने 2025 के अंत में अनुमानित करी थी और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसी टारगेट की तरफ आगे बढ़ती नजर आई है। हमने 2025 में आपसे कई बार ये कहा था कि कावेरी इंजन के लिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इक्वली इसको इम्पोर्टेंट समझ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2026 में एक टारगेट रखा है और ये टारगेट है कि किसी भी कीमत पे 2026 में इंडिजिनस ड्राई कावेरी इंजन को सर्टिफिकेशन मिल जाना चाहिए और अब टाइमलाइन मिस होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ये सर्टिफिकेशन एफर्ट जो है ये गैस टरबाइन डिसएस्टैब्लिशमेंट के द्वारा लीड किया जाएगा। इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ड्राई कावेरी इंजन का जो इवैल्यूएशन है वो कर रही है और ड्राई कावेरी इंजन का इवैल्यूएशन तेजस के जो लिमिटेड सीरीज वेरिएंट है उनमें किया जा रहा है। माना जा रहा है कि स्ट्रिक्टली तेजस जो LSP वेरिएंट है इनको ड्राई कावेरी इंजन के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में यूज किया जाएगा। हालांकि हमने आपसे 2025 में कहा था कि जो फाइनल इस फेज की टेस्टिंग है ड्राई कावेरी इंजन की वो अभी बाकी है, जिसके लिए रशिया में स्लॉट हमें मिल गया है और ये स्लॉट 2026 की शुरुआत का ही था। और अब क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली इस प्रोग्राम को एक्नॉलेज कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि वाकई इस वर्ष हमें ड्राई कावेरी इंजन अपना सर्टिफिकेशन प्राप्त करता नजर आएगा। और अगर ये काम हो जाता है तो यकीन मानिए भारत के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा, क्योंकि हम सब भली भांति जानते हैं कि घातक प्रोग्राम की पूरी टाइमलाइन कावेरी इंजन के अवेलेबिलिटी पर निर्भर करती है। जितना जल्दी सर्टिफिकेशन हो जाएगा उतना ही आसान रास्ता हमारे घातक प्रोग्राम के लिए हो जाएगा। हालांकि तेजस फ्लाइंग टेस्ट बेड की बात करें तो ये चीज़ तो पहले GTRE ने ही कंफर्म कर दी है और HAL ने भी कंफर्म कर दी है कि एक LSP वेरिएंट तेजस को मॉडिफाई किया जा रहा है ड्राई कावेरी इंजन के लिए और बहुत जल्दी हमें जो लिमिटेड ट्रायल से पहले वो देखने को मिलेंगे और हो सकता है बाद में फ्लाइंग ट्रायल्स में भी तेजस का यूज होता नजर आए। लेकिन अभी ये कह पाना कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भी ये मिलेंगे थोड़ा जल्दबाजी होगी। खैर अभी GTRE का प्राइमरी टारगेट है 2026 में सर्टिफिकेशन को प्राप्त करना और घातक प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। ये इंजन अभी ड्राई वेरिएंट में 49 से लेकर 51 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। वहीं अगर आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ देखें तो आफ्टर बर्नर्स के साथ ये तकरीबन 73 से 75 किलोन्यूटन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर पा रहा है। कुछ रिपोर्ट तो इस थ्रस्ट लेवल को 80 तक बताती है, लेकिन अगर हम 80 भी मान के चलें तो तेजस के लिए तो अभी ये सफिशिएंट नहीं है। तेजस के लिए 85 या उससे ज़्यादा या 90 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट हमें अब चाहिए होगा और संभावित है कि हो सकता है इसके बाद सर्टिफिकेशन के बाद कोई इसका बड़ा वेरिएंट हमें देखने को मिले या ऑपरेटेड कावेरी इंजन देखने को मिले जिससे हमारी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए।
लेकिन अभी सबकी नजरें कावेरी इंजन पर, खासकर ड्राई वेरिएंट पे टिकी हुई हैं। हम लोग घातक की बात कर ही रहे थे तो हमारी अगली बड़ी अपडेट घातक को लेकर के है। आज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ की संगत संस्था है, उन्होंने घातक प्रोग्राम को लेकर अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिलीज किया है, जहां पर उन्होंने डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के सिलेक्शन को लेकर अपना जो इंटरेस्ट है वो व्यक्त किया है। और ये जो डीसीपीपी मॉडल है, ये इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन, इन सारे प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला है। और ये सब कुछ जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मिलकर किया जाएगा। यानी घातक को लेकर के ऑलरेडी जो भारत का रक्षा मंत्रालय है और डीआरडीओ दोनों इक्वली कंसर्न है और इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगर हम घातक प्रोग्राम पे नजर डालें तो आप समझ जाएंगे कि इतने हड़बड़ी या इतनी जल्दीबाजी क्यों है और क्यों अब ये प्रोग्राम हमें जल्दी से जल्दी चाहिए। देखिए, घातक भारत का एक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो कि डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसमें हमें फ्लाइंग विंग डिजाइन देखने को मिलेगी जो कि आपको B2 बॉम्बर में भी देखने को मिलती है। और ये रडार क्रॉस सेक्शन में काफी कम होगा और मुख्य तौर पर इसका रोल डीप स्ट्राइक मिशन में किया जाएगा जो कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में होने वाला है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री की बात करें तो ये प्रोग्राम 2009 में शुरू हुआ था और अब यहाँ पर ये प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला है, जहां पर बहुत जल्दी इसको मंजूरी मिलेगी और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज की शुरुआत करी जाएगी। फिलहाल अभी इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जो अप्रूवल है उसका इंतजार है, जहां पर अप्रूवल मिलने के बाद इसका जो इंडक्शन है वो हमें 2030 के दशक में ही देखने को मिलेगा। की स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालें तो घातक यूकैप का जो वेट है वो हमें 12 से लेकर 13 टन के बीच में देखने को मिलेगा। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 1.5 टन तक जो इंटरनल वेपन है उसको अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करने में सक्षम होगा। इंजन की बात करें तो अभी हमने पिछली ही अपडेट में बात करके आपको बताया था कि इसमें जो 49 से लेकर 51 किलोन्यूटन का ड्राई कावेरी इंजन है वो यूज किया जाएगा। हालांकि ये आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ नहीं होंगे, वो ड्राई वेरिएंट होगा और ये इसको एक एफिशिएंसी प्रदान करेगा और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी प्रदान करेगा। इंड्योरेंस की बात करें तो घातक यूकैप का जो इंड्योरेंस टाइम है वो 5 से 8 घंटे का है हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में और एक सिग्निफिकेंट रेंज को भी ऑफर करेगा। इसमें हमें एआई ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी, डिजिटल बीम फॉर्मिंग रेडार देखने को मिलेगा, मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी ये एक लॉयल विंगमैन की भूमिका को भी निभा सकता है। ये मुख्य तौर पर एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स को टारगेट करेगा, खासकर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन में इसका यूज होगा, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में इसका यूज होगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन में भी इसका यूज हो सकता है। और ये AMCA और सुखोई 30 MKI तेजस मार्क 2 जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म के साथ जो विंगमैन की भूमिका है उसको भी निभा सकता है। इंडियन एयरफोर्स इनिशियली 150 यूनिट की तरफ जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि यह संख्या आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।